नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो चलो आज हम करेंगे एक कहानी यह भी नामक जो चैप्टर है मनु भंडारी जी का, उसके अभ्यास क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने ये आत्मकथे पढ़ लिया था और आज हम इसके जो चैप्टर के पीछे दिए हुए अभ्यास क्वेश्चन हैं वो भी करेंगे और जो अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें से वो भी करेंगे। तो चलो करते हैं स्टार्ट। प्रथम क्वेश्चन क्या है इसका कि लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। तो देखो बच्चों, परिवार के वातावरण का बच्चों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है, परिवार के लोगों का पड़ता है, उसके दोस्तों का भी पड़ता है और जो सबसे नज़दीक जिसके पास वो रहते हैं उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो। उसी प्रकार लेखिका के जीवन पर भी दो व्यक्तियों का प्रभाव महत्वपूर्ण पड़ा है। एक उसके पिता होते हैं जो उसके जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और एक उसकी हिंदी की प्राध्यापिका होती है शीला अग्रवाल, उसका प्रभाव भी उसके जीवन पर पड़ा। इसलिए तो चलो इसके आंसर क्या होता है देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कि लेखिका के व्यक्तित्व को प्रमुख रूप से दो व्यक्तियों ने गहराई से प्रभावित किया। एक थे उसके पिता और दूसरी हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल थी। तो पिता का क्या प्रभाव पड़ता है, देखो लेखिका के पिता ने लेखिका के व्यक्तित्व को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में प्रभावित किया। उन्होंने बेटी को राजनीतिक बहसों में शामिल करके उसे जागरूक तो बनाया, लेकिन उसे रसोई तथा घर के कामों से दूर रखकर उसकी प्रतिभा को निखारने का अवसर प्रदान किया। कॉलेज में छात्राओं पर उसके प्रभाव की प्रशंसा करके उसे निर्भीक और नेतृत्व कुशल बनाने को प्रोत्साहित किया, लेकिन इसी के साथ उन्होंने अपने कठोर नियंत्रण से उसकी हिंसा की भावना को भी जन्म दिया। पिता से निरंतर मतभेद रहने के कारण वह हट्टी भी हो गई, ठी है यहाँ पर, टी नहीं है, हठी और विद्रोही भी बन गई। अब शीला अग्रवाल का क्या प्रभाव पड़ता है, देखो लेखिका की हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल एक देशभक्त और क्रांतिकारी विचारों वाली महिला थी। उन्होंने लेखिका को अपनी जोशीली बातों से घर की चार दीवारी से बाहर आकर स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए भी प्रेरित किया। शीला जी ने लेखिका को आत्मविश्वास से भी बनाया, स्वतंत्र निर्णय लेने वाला भी बनाया और साहित्य के क्षेत्र में भी प्रवेश करवाया। ठीक है, तो चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। इस आत्मकथे में लेखिका के पिता ने रसोई को बटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया। तो चलो आंसर क्या होगा कि बटियार खाना शब्द का मूल अर्थ वह स्थान होता है जहाँ भट्टी या चूल्हा जलता है। खाना बनाने का काम करने वालों को क्या कहा जाता है, बटियारा। और इसका सांकेतिक अर्थ होता है कि वह स्थान है जहाँ असभ्य लोग शोरगुल मचाते रहते हैं, जहाँ अव्यवस्था छाई रहती है। पाठ में इस शब्द का पहला अर्थ ही ग्रहण किया गया है। रसोई घर में सिर्फ खाना बनाने का ही काम चलता रहता है। रसोई घर में व्यस्त रहने वाली लड़कियों की प्रतिभा व्यर्थ ही नष्ट हो जाती है। लेखिका के पिता नहीं चाहते थे कि उसकी बेटी रसोई तक ही सीमित रह जाए, वह उसकी प्रतिभा और उसके मौलिक गुणों को प्रकाशित होते हुए देखना चाहते थे, उसे जागरूक बनाना चाहते थे। इसलिए रसोई को उन्होंने भटियार खाना कहकर बेटी को उससे दूर रहने को कहा। अगला क्वेश्चन देखो, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका ने अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ। तो कौन सी घटना थी वो कि जब कॉलेज की प्रिंसिपल का उसके पिता के पास से लेटर आता है और उसे कॉलेज बुलाते हैं, तो उसके पिता मतलब इतने तनाव में आ जाते हैं कि अवश्य ही उसकी बेटी ने कुछ गंभीर शरारत करके कॉलेज में आई है। अब पता नहीं प्रिंसिपल से क्या खरी खोटी सुननी पड़ेगी, क्या नीचा दिखाएगी वे। तो फिर वहाँ जाते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, घर आके वो अपनी बेटी को बताते हैं उसकी अपनी प्रतिक्रिया के बारे में कि क्या उसने कॉलेज की जो प्रिंसिपल है उसको जवाब दिया और मतलब वो उसके ऊपर क्या उसका प्रभाव पड़ता है। देखो आंसर हो जाएगा कि कॉलेज की प्रिंसिपल लेखिका की नेतागिरी से बहुत ही परेशान थी। उसने एक दिन लेखिका के पिता को कॉलेज बुलाया। पिता को लगा कि उसकी पुत्री ने कॉलेज में अवश्य ही कोई गंभीर शरारत की है, अब उसकी प्रिंसिपल के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा। इसी विचारों के आने से वह अत्यधिक घबरा जाते हैं और बड़े तनाव में आ जाते हैं और कॉलेज पहुंचते हैं। प्रिंसिपल ने लेखिका के सारे कारनामे पिता को सुना ये और उसने कहा कि उसे कॉलेज चलाना मुश्किल कर रखा है। बेटी की इस वीर गाथा का पिता पर उल्टा ही प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपनी पुत्री के रोब और दाव पर बड़ा गर्व अनुभव हुआ।
उन्होंने प्रिंसिपल के सामने खेद प्रकट करने की बजाय, दुख प्रकट करने की बजाय, माफ़ी मांगने की बजाय कहते हैं कि ये तो आंदोलन है, वो वक्त की पुकार है, किसी को उससे जुड़ने से कैसे रोका जा सकता है भला। घर आकर उन्होंने बड़े गर्व के साथ लेखिका को भी सारी बात बताई। बेटी के लिए उसके हृदय में प्रशंसा का भाव उमड़ रहा था, कंठ गदगद हो रहे थे खुशी से। यह देख और सुनकर लेखिका चकित रह जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है। उसने तो सोचा था कि कॉलेज से लौटकर पिता उस पर खूब बरसेंगे, खूब क्रोधित होंगे, हो सकता है उसका कॉलेज जाना ही बंद कर दे, परंतु इसके विपरीत ही देख कर, अपनी प्रशंसा सुनकर उसे अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। वैचारिक टकराहट का मतलब है विचारों का आपस में परस्पर विरोधी होना। ठीक है, अथवा इस एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर बताइए कि लेखिका के अपने पिता से क्या वैचारिक मतभेद थे। तो आंसर हो जाएगा इसका कि लेखिका और इसके पिता के मतभेदों और टकराहट का मुख्य कारण उसके विचारों का परस्पर क्या होना, विरोधी होना, एक दूसरे के विपरीत विचार होना। लेखिका के पिता चाहते थे कि उसकी बेटी देश और समाज के हालातों से क्या हो, परिचित हो, प्रगतिशील सोच वाली बने, जागरूक बने, लेकिन वह उसे घर की चार दीवारी तक ही सीमित रखना चाहते थे। ऐसा संभव नहीं था। लेखिका को पिता की ये सीमा स्वीकार नहीं थी, और क्या पिता के लिए ये असहायता मतलब सहन नहीं कर रहे थे कि उसकी बेटी है वह लड़कों के साथ शहर की सड़कों पर घूमे, नारे लगाती, हड़तालें करवाती, जुल्म से निकालती और भाषण देती फिरे। इसके अतिरिक्त लेखिका के पिता की इच्छा के विरुद्ध राजेंद्र यादव से वो शादी करती है, तो वो बात भी कटुता का कारण बनती है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या होगा, इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन का परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू भंडारी जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए, अथवा देश की आज़ादी के संघर्ष में मन्नू भंडारी की सक्रिय भागीदारी को लेकर पिताजी के साथ उसके टकराव की स्थिति को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर एक ही हो जाएगा कि इस आत्मकथ्य में लेखिका ने सन 1946-47 के मध्य भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की झलक प्रस्तुत की है। उस समय सारा देश आज़ादी की इच्छा में मतवाला हो रहा था। समाज का कोई भी वर्ग उस स्वाधीनता के यज्ञ में अपनी आहुति डालने से पीछे नहीं हट रहा था, और विशेष रूप से देश के युवा वर्ग तो पूरी तरह आंदोलन को समर्पित थे। देश के यहाँ पर देश के हर छोटे बड़े नगर में प्रभात फेरी, जुलूस, हड़तालें, भाषण, नारे लगाती युवक युवतियां यही दृश्य दिखाई दे रहा था। छात्रों ने स्कूलों कॉलेज का भी बहिष्कार कर दिया था। लेखिका के शब्दों में उस समय सारा देश आज़ादी की उत्तेजना से खोल रहा था, उबल रहा था। लेखिका ने भी अपनी संपूर्ण क्षमता से इस आंदोलन में कूद पड़ी, भाग लिया, और सबसे पहले उसने अपनी कॉलेज की छात्राओं को आंदोलन में सम्मिलित किया। प्रशासन की धमकियों की परवाह न करते हुए भी उसने छात्रों में देश प्रेम और आज़ादी की भावना भर दी। लेखिका के पिता को लेखिका का सक्रिय रूप से आंदोलन में भाग लेना पसंद नहीं था, लेकिन लेखिका ने पिता के विरोध की उपेक्षा करते हुए आंदोलन में पूरे जोश से भाग लिया। वह अन्य लड़कों के साथ शहर में नारे लगाती, हड़तालें करवाती और भाषण देती घूमती रहती थी। उसकी धुआंधार भाषण से लोगों की भीड़ में उत्साह भर जाता। तो चलो अब पढ़ते हैं अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे। प्रथम क्वेश्चन देखो, गुणों के भग्नावशेष कौन ढोता था? तो इसका आंसर हो जाएगा कि लेखिका के पिता ही जो गुणों के भग्नावशेष ढोते पिता का स्वरूप उसने देखा था। ठीक है, लेखिका के पिताजी इंदौर से अजमेर क्यों आए? तो एक आर्थिक झटका लगने के कारण। लेखिका के पिता शकी क्यों हो गए थे? अपनों के हाथों ही विश्वासघात किए जाने के कारण वह शकी हो गए थे, अपने बच्चों पर भी शक करने लग जाते थे। किससे लेखिका के पिताजी को यश और प्रतिष्ठा मिली? जब वह हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश की रचना करते हैं, उससे उसको यश और प्रतिष्ठा मिली। लेखिका ने पिता का गौरवगान क्यों किया? तो पिता की जो पितृगाथा गाती है वो क्यों करती है? वह स्वयं में उसके गुण को परखने के लिए, देखने के लिए। ठीक है,
लेखिका अपने पिता के किस स्वभाव पर बना जाती है, क्रोधित हो जाती है? अपने पिता के सकी स्वभाव पर। ठीक है। माँ के धैर्य की तुलना किससे की? माँ के धैर्य की तुलना लेखिका एक धरती से करते हैं कि जिस प्रकार धरती सहनशील होती है, सब कुछ सहन करती है, कोई भी प्रत्युत्तर नहीं देती है, विरोध नहीं करती है, उसी प्रकार उसकी माँ भी धरती के समान ही धैर्य धारण कर रखा था। ठीक है। पैतृक पुराण से क्या अभिप्राय है भाई? पिता की कहानी। हमें पड़ोस कल्चर से अलग किसने किया? हमें पड़ोस कल्चर से अलग करने का कारण क्या है कि अपनी ज़िंदगी स्वयं जीने के दबाव ने लोगों को पड़ोस कल्चर से अलग कर दिया। लेखिका की कहानियों के पात्र कहाँ से लिए गए हैं? तो देखो, मनु भंडारी ने अपने ही मोहल्ले के अपने ही वातावरण, अपने ही मतलब आसपास से कहानियों के पात्र उठाए हैं। तो ब्रह्मपुरी मोहल्ले में वो रहा करती थी और वहीं से कहानियों के पात्र लिए गए हैं। लेखिका के पिता ने रसोई को क्या कहा? तो लेखिका के पिता ने रसोई को बटियार खाना कहा कि जो लड़कियों की प्रतिभा है वो रसोई में भट्टी में जलकर नष्ट हो जाती है, उसका मानना था। दक्यानुसी का क्या अर्थ है? तो दक्यानुसी का अर्थ है पुराने विचारों वाला, संकुचित सोच वाला, नीची सोच वाला जो व्यक्ति होता है उसे दक्यानुसी कहा जाता है। पीछे मुड़कर देखने से क्या तात्पर्य है? तो पीछे मुड़कर देखने से तात्पर्य है पुरानी बातों को याद करना। लेखिका के परिवार में लड़कियों की शादी कब की जाती थी? तो लेखिका के परिवार में लड़कियों की शादी जब वह उम्र से तो 16 वर्ष हो और मैट्रिक पास हो। लेखिका के परिवार में लड़कियों की शादी तब की जाती थी जब उसकी उम्र क्या हो, 16 वर्ष की हो जाए और मैट्रिक पास कर ले, तब उसकी शादी कर दी जाती थी। रगों में लहू की जगह लावा बहने की बात से लेखिका का क्या आशय है? उस स्थिति में मनुष्य की क्या मनोदशा होती है? तो आंसर हो जाएगा इसका कि रगों में लहू की जगह लावा बहने की बात से मनु भंडारी का आशय है कि पूरी तरह जोश से भरकर उठना। जब मनुष्य अत्यधिक जोश से भरकर उठता है तब किसी प्रकार की रोक टोक को वो स्वीकार नहीं करता। वह जिस काम का बिड़ा उठा लेता है, सोच लेता है, उसे पूरा करके ही दम लेता है। उसके लिए सारी सीमाएं वो तोड़ देता है। उस समय उसके मन में सारा डर समाप्त हो जाता है। ठीक है। एक कहानी यह भी लेखिका ने क्या संदेश दिया है? एक कहानी यह है भी में लेखिका ने कई संदेश दिए हैं। क्या क्या है देखो कि इस आत्मकथात्मक रचना में हमें कई उपयोगी संदेश प्राप्त होते हैं। यह रचना लड़कियों और महिलाओं को क्या संदेश देती है कि वे संघर्ष करने और नेतृत्व करने में पुरुषों से किसी भी प्रकार कम नहीं है। पुरुषों को चाहिए कि वे नारियों के व्यक्तित्व के विकास में रोड़े न अटकाएं, बाधा न उत्पन्न करें। इससे यह संदेश भी प्राप्त होता है कि माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों की भावनाओं को समझें, उन पर अपना निर्णय और अपनी सीमाएं न थोपें। इस रचना ने बच्चों को यह भी संदेश दिया है कि माता पिता के साथ कर्तव्य और विनम्रता से पेश आए, उनकी जो परिस्थिति और व्यवस्था है उनको समझें। इस रचना का एक संदेश ये है भी कि हम अपने को अपने अतीत से और अपने पूर्वजों के संस्कारों से कभी अलग नहीं रह सकते। वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं किसी भी मतलब रूप में उपस्थित ही रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमारा, आर्थिक स्थिति बिगड़ जाने का व्यक्ति के स्वभाव और विचार पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक कहानी यह भी के आधार पर बताइए। तो देखो, आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है तब व्यक्ति है उसके मतलब अपने जीने के तौर तरीके दूसरी तरह से व्यतीत करने पड़ते हैं, नई जीवन शैली अपनानी पड़ती है। नई जीवन शैली और जो वित्तीय स्थिति है उसकी आर्थिक स्थिति में समायोजित होने के प्रयास से वो करता है, तो उस समय उसके मानसिक और भावात्मक तनाव पैदा होता है। गिरती आर्थिक स्थिति के कारण वह अपने दोस्तों से, अपने परिवार के लोगों से, अपने सहकर्मियों से बातचीत करने के तौर तरीके भी उसके बदल जाते हैं। तो देखो क्या आंसर होता है कि अर्थ या धन का आज हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। अर्थ का प्रभाव केवल हमारे भौतिक सुख सुविधाओं पर ही नहीं पड़ता है, उसको ही प्रभावित नहीं करता है, बल्कि हमारे विचार, हमारे व्यवहार, यहाँ तक कि हमारे सारे व्यक्तित्व को भी प्रभावित करता है, सकारात्मक से नकारात्मक बना देता है।
आर्थिक झटका व्यक्ति को अहंकारी, क्रोधी और दुराग्रही भी बना सकता है। लेखिका ने अपने पिता के सभी सकारात्मक गुणों के कम होते जाने का कारण उनके गंभीर आर्थिक झटका लगने को ही माना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक कहानी यह भी के आधार पर लेखिका के पिता के व्यक्तित्व की 4 विशेषताएं बतानी है। तो लेखिका के पिता के व्यक्तित्व की कैसी विशेषता थी वो हमें बतानी है इस पाठ के आधार पर। मन्नू भंडारी के पिता एक संवेदनशील, उदार हृदय वाले व्यक्ति होने के साथ साथ क्रोधी, अहंकारी भी थे। जब उसकी स्थिति अच्छी थी, आर्थिक स्थिति अच्छी थी, तो वो लोगों की सहायता क्या करते थे, अपने घर पर बच्चों को पढ़ाया करते थे, और जिसमें से मतलब बताया गया है कि फिर बाद के समय में वो ऊंचे ऊंचे ओहदों पर भी पहुंच जाते हैं। और क्रोधी, अहंकारी भी थे। वे विश्वासघात का शिकार होने से वो क्या हो गए, शकी स्वभाव के भी हो गए। उसके स्वभाव में कुछ विरोधाभास भी थे। एक और तो वो उन्होंने लेखिका को राजनीतिक बहसों में भाग लेने का अवसर दिया, उन्हें चूल्हे से दूर रखा, और दूसरी ओर वह घर की चारदीवारी में ही बांध कर उसे रखना चाहते थे। तो ये विरोधाभास हुआ ना। उसके विचित्र स्वभाव के कारण लेखिका की अपने पिता से तनातनी ही बनी रहती थी, टकराहटी चलती रहती थी। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है कि लेखिका अपनी माँ के किन गुणों को अपना आदर्श नहीं बना सकी, क्यों। तो लेखिका की माँ है वो धरती के समान धैर्यवान थी, सब कुछ सहन करने वाली थी और सहनशील थी। यही कारण था कि वह लेखिका के पिता के हर अन्याय को चुपचाप बिना विरोध सह लेती थी। उन्होंने जीवन भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सबको दिया ही दिया। लेखिका को लगता था कि माँ की जो ये सहिष्णुता है और त्याग है, वह है उसकी असहाय स्थिति और मजबूरी के परिणाम है। इस कारण लेखिका इन गुणों को अपना आदर्श से नहीं बना सकी, अपने जीवन में नहीं अपना सकी। उसके लिए माँ अनुकरण की नहीं बल्कि क्या है, सहानुभूति और दया की पात्र है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर लेखिका ने अपनी माँ को व्यक्तित्व विहीन क्यों कहा। तो आंसर देखो इसका हो जाएगा कि लेखिका मन्नू भंडारी की माँ पढ़ी लिखी तो थी नहीं, उसको पूरा समय अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने, लेखिका के पिता की आज्ञा का पालन करने में ही बीतता था। वह इस संबंध में अपना कोई भी मत व्यक्त नहीं करती थी, न किसी बात का विरोध करती थी, न अपनी इच्छा कोई भी तरीके से व्यक्त नहीं करती थी। अपनी इच्छा को मार कर वह अपने परिवार की खुशी के लिए ही जीती थी। इस कारण लेखिका ने अपनी माँ को एक व्यक्तित्व विहीन कहा है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि लेखिका ने अपने पिता की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या बताई है। तो आंसर हो जाएगा कि लेखिका के पिता की सबसे बड़ी दुर्बलता यश लिप्सा अर्थात यश से पाने की लालसा थी। लेखिका के पिता किन विपरीत स्थितियों या अंतर विरोधों के बीच जीते थे। तो आंसर देखो इसका कि लेखिका के पिता अपनी खुशहाली के दिनों की मानसिकता से वो मुक्त नहीं हो सके थे। एक ओर वो चाहते थे कि उनकी विशिष्ट लोगों में गणना हो, दूसरी ओर उन्हें अपनी सामाजिक छवि की चिंता भी सताती थी। ये दोनों बातें एक साथ संभव नहीं थी। इन्हीं अंतर विरोधों के बीच जीने के कारण वह एक स्थिर चित्त और भावुकताग्रस्त व्यक्ति जैसा व्यवहार किया करते थे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लेखिका मन्नू भंडारी अपनी माँ को अपना आदर्श क्यों नहीं बना सकी। लेखिका के द्वारा माँ को अपना आदर्श न बना पाने के कारण इस प्रकार हैं कि माँ अनपढ़ होने के कारण अपने अधिकारों के प्रति क्या नहीं थी, जागरूक नहीं थी। इसलिए वह उचित अनुचित सारी जो फरमाइशें पूरा किया करती थी, सारे जो कोई भी विरोध, किसी भी बात का, अनुचित बात का भी वो विरोध नहीं किया करती थी, अपना भाग्य मानती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, माँ पिता के अन्यायपूर्ण व्यवहार को अपना भाग्य मानकर सहन कर लेती थी। वह एक क्या थी, भाग्यवादी महिला थी। और तीसरा कारण यह है कि माँ की सहनशीलता और त्याग को लेखिका उनकी असहाय और मजबूर स्थिति का परिणाम मानती थी। इसलिए वह अनुकरण की नहीं बल्कि क्या, दया की और सहानुभूति की पात्र मानती थी लेखिका को। इसलिए वह अपना आदर्श नहीं बना सकती उनके गुणों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व की विशेषता बतानी है। तो इस पाठ के आधार पर क्या विशेषताएं हैं मन्नू भंडारी जी की।
मन्नू भंडारी छात्र जीवन से ही देश समाज और हालातों के प्रति क्या थी, जागरूक थी। हर अनुचित बात का वो पुरजोर विरोध करना भी उसके व्यक्तित्व की एक विशेषता थी। इसके अतिरिक्त इस पाठ में लेखिका का देशभक्ति का गुण भी दिखाई देता है। तो ठीक है बच्चों, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।